हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपिका बंसल और आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक नया टॉपिक जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करके पढ़ेंगे किसके साथ, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो सीक्वेंस में हमें पहले टॉपिक्स आने चाहिए उन्हें डिस्कस करेंगे। तो वो सीक्वेंस पहले आप जान लीजिए आज की क्या रहेगी। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पढ़ना है, तो पहले आप आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। और देखिए, जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ऐसा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जहाँ पर कि जो U है वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। U रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, और अगर Q देखेंगे तो Q रिप्रेजेंट करता है हीट को और W रिप्रेजेंट करेगा वर्क को। तो क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज इस पूरे टॉपिक में यूज होगी, तो हम ये सारी टर्म्स के बारे में भी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस टॉपिक तक पहुंचेंगे। यानी कि आपको पढ़ना है हीट के बारे में, वर्क के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीख जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उसे आप किसी भी प्रोसेस में, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक हमारा आज का टॉपिक है, इसके अलावा भी जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी आप फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना सीख जाएंगे, या किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई करना। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ करेंगे। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। उसमें से आज का अपना डिस्कशन पार्ट जो है वो मेजरली उनमें से सिर्फ दो प्रोसेसेस के अंडर है। ठीक है, तो उसमें से जो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं आज। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए सबसे पहली बात, जो आइसो वर्ड है वो रिप्रेजेंट ही करता है सेम या सिमिलर को। आइसो का मतलब ही है कुछ सेम होना या कुछ सिमिलर होना। ठीक है, और थर्मल का मतलब ही है टेम्परेचर से रिलेट करता है ये वर्ड। दिस वर्ड रिलेट्स विद टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आप इससे अंदाजा लगाए नाम से तो आपको समझ में आएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियली और फाइनली, जब सिस्टम में कुछ भी आपने चेंज किया तो इनिशियल स्टेट में जब आपने उसके कुछ भी पैरामीटर्स चेक किए और फाइनल स्टेट में आपने जो भी पैरामीटर्स चेक किए उसमें कुछ भी बदल जाए लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। देखिए, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से इसको विजुअलाइज करवाती हूँ। देखिए, जैसे आपके पास बीकर में कुछ भी लिक्विड, कुछ भी गैस भरी हुई है। ठीक है, उसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी चलिए कंसिडर कर लीजिए कि लगा है। अगर गैस भरी है तो पिस्टन वैसे भी लगाना ही पड़ेगा, अगर लिक्विड है तो चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको हीट करते हैं तो आप कहेंगे क्योंकि हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो दिस विल नॉट बी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन देखिए, जब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो जो भी सिस्टम को स्टडी करते हैं उसमें दो तरह की वॉल्स को कंसिडर किया जाता है, जो कि आप अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। मैं आपको बाद में इसका रियल लाइफ का एग्जांपल भी बताऊंगी। अभी आप इसके अंदर से समझिए, अगर लेबोरेटरी सेटअप के हिसाब से भी अगर देखें तो दो टाइप की वॉल्स पॉसिबल हैं ये, या तो ये वॉल कंडक्टिंग होगी या फिर डायाथर्मिक होगी। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल से मेरा मतलब है कि जैसे मैंने इसे हीट किया, यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं, लिक्विड है, गैस है, वो हीट होना स्टार्ट होती है। इसके हीट होने पर अब ये वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है। मतलब मान लीजिए बाहर ठंडा टेम्परेचर है, अब अंदर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, ठंड का एनवायरनमेंट है, तो इसमें से हीट बाहर चली जाएगी।
इसमें से हीट बाहर जाने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा वही जो कि इनिशियली था, यानी वो ना घटा ना ही वो बढ़ा। किसी भी चेंज करने से अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर ना कम हो ना ज़्यादा हो तो वो होता है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको कि आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली कैसे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर शुड बी 0। ठीक है, अब देखो रियल लाइफ में जैसे कि मैंने कहा कि अगर अपन वॉल्स के बारे में डिस्कस करें कि कंडक्टिंग वॉल है कैसे पता चलेगा, या कंडक्ट नहीं होने दे रही है वॉल कैसे मालूम चलेगा। तो देखो अगर आप रियल लाइफ में देखिए, आपके घर में नॉर्मल स्टील के बर्तन, आपने उसमें चाय, गरम चाय रखी, उसको आप इवन की किसी कटोरी से बर्तन से ढक दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप उसको एक ठंडे एनवायरनमेंट में रख दीजिए, तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि चाय ढकने के बावजूद भी ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्टील है वो कंडक्टिंग वॉल थी, उसने अपने अंदर से हीट बाहर ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, अब इसी के अराउंड दूसरा एग्जांपल देखिए, आपके पास कोई थर्मस बॉटल है, गर्मी में आप कुछ ठंडा उसके अंदर सामान रखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कुछ आवर्स तक वो ठंडा रहता है, या सर्दी में कुछ गर्म चीज़ रखी तो वो गर्म रही। उसका रीज़न क्या है, जो उसकी वॉल्स हैं वो उसके अंदर के सिस्टम की जो हीट है, जो भी लिक्विड आपने रखा है उसकी हीट को वो बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसको और अच्छे लेवल का मतलब अच्छे लेवल का वॉल्स ऐसे में जैसे थर्मस बॉटल वगैरह बहुत अच्छी हो तो वो और भी हीट जो है वो बाहर नहीं जाने देगी, ना ही कोई हीट अंदर आने देगी। ठीक है, जैसे आपने नॉर्मल एक पानी का ग्लास लिया, स्टील का ग्लास नॉर्मल जो घर में होता है आपके, पानी का ग्लास लिया आपने, उसको धूप में रख दिया। अब धूप क्या कर रही है उस पानी के, उसको ढक भी दीजिए कि हमें लगे कि कुछ चेंज नहीं होगा, पर देखिए थोड़े टाइम बाद आप देखते हो पानी गर्म हो जाता है धूप में रखने से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टील की जो वॉल्स हैं वो तो कंडक्टिंग थी, उन्होंने पानी ने धूप जो है वो अंदर हीट ट्रांसफ़र कर दी है, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है उससे। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से जब भी हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर में अगर चेंज नहीं आएगा तो मतलब वॉल डेफिनेटली कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, हीट को अगर वो बाहर जाने देगी या अंदर आने देगी तभी तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा इनिशियल और फाइनल कंडीशन के साथ अगर अपन कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था जिसके अंदर की डेल्टा टी 0 रहता है। ठीक है, एक और बेसिक्स इसके बारे में जो आगे चैप्टर में जब आप कुछ न्यूमेरिकल्स फॉलो करते हैं तो कहीं काम आएगा आपके, तो मैं एक चीज़ और इसके साथ आपको ऐड ऑन करके बता देती हूँ, 2-3 चीज़ें कि देखिए अगर कहीं पे भी जो गैस है वो हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो इंटरनल एनर्जी अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी जो है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, विच साइमल्टेनियसली डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे हम इंटरनल एनर्जी जब टॉपिक स्टडी करेंगे तब इसको वापस कैरी ऑन करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा जो आपने एक इससे पिछले चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में एक बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, जो कि भी आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बताता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस है, तो सेम चीज यहाँ पर फॉलो होगी। इफ इन एनी केस वी आर यूजिंग इट देन, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। ठीक, उसी में आपने देखा होगा कि हो सकता है कि प्रेशर का 1/v के साथ ग्राफ आपने ये स्टडी किया होगा। टेम्परेचर क्या रहता है पूरे प्रोसेस के अंदर, कांस्टेंट, और बॉयल्स लॉ ने हमें ये प्रेशर वॉल्यूम में कंपैरिजन बताया था। ठीक है, जो कि आपने कैसे किया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये दो इम्पॉर्टेंट हमारी टर्म्स, पहली क्या कि डेल्टा टी रहता है 0, और दूसरा क्योंकि डेल्टा टी 0 है तो आप
इसको पिछले चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर्स के टॉपिक बॉयल्स लॉ से रिलेट करके देख सकते हैं कि पीवी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐड ऑन करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए न्यूमेरिकल तो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो आपको कुछ भी चीज़ कहीं भी अप्लाई करने को मिल सकती है। ठीक है जी, तो ये रहा अपना सारा कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपने जितना आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ा उसे आप पॉज करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं पहले, क्योंकि देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता होगा, तभी आप उसको कहीं आगे जैसे जैसे हम टॉपिक में जाएंगे तो अप्लाई कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स में भी और थ्योरी के अंदर भी। ठीक है जी, तो अगला अपना प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये अपना प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि चेंज इन हीट जीरो होता है, चेंज इन क्यू इज जीरो। यानी कि जब भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तो वो हीट एक्सचेंज होने ही नहीं देगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा इस केस में। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने दो टाइप की वॉल्स समझी थी, एक तो हीट को बाहर जाने दे रही थी, अंदर भी आने दे रही थी। ठीक है, तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि इस केस के अंदर वॉल कौन सी यूज होगी, दूसरी वाली डायथर्मिक। ठीक है, ना हीट को अंदर आने देगी ना हीट को बाहर जाने देगी। तो इस वाले केस में अगर मैं जनरली आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि अगर इस केस के अंदर जिसमें कि ये वॉल्स जो है ये हीट को ना ही एब्जॉर्ब करने दे रही हैं और ना ही हीट को बाहर जाने दे रही हैं, तो इस केस के अंदर अगर मैं टेम्परेचर मतलब अगर मैं हीट मतलब इसको फ्लेम लगाऊं इसके नीचे, ठीक है, तो ये वार्म अप हो जाएगा, तो इसमें टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा। आप देखिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि हीट जितनी आप वार्म कर रहे थे हीट बाहर चली जा रही थी, वापस टेम्परेचर सेम हो रहा था। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर देखिए हीट यहाँ पे जितनी भी हीट तो ट्रैप्ड हो गई, आपने फ्लेम लगा दी और हीट इसके अंदर ही है। ठीक है, बाहर हीट जा नहीं रही है, तो अल्टीमेटली इसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी, समझ आया है इतना? ओके, अब देखो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसे आपने पढ़ा था कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था और डेल्टा टी जीरो था, वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू जीरो है और एक इसमें इक्वेशन बनती है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं है, एक माइनर सा डिफरेंस है, क्या, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अभी गामा क्या है अभी हम थोड़ी देर में इसको स्टडी करेंगे जब हम हीट टॉपिक पढ़ेंगे तब। ठीक है जी, तो ये इक्वेशंस यूज हो जाती हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस के, तो आप ध्यान रखेंगे क्या, डेल्टा क्यू जीरो है और पीवी पावर गामा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी, और हाँ जैसे आपने एक ग्राफ का कंपैरिजन देखा, हम एक ग्राफ का भी कंपैरिजन कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया था आपने आइसोथर्मल का, बिल्कुल सिमिलर ग्राफ बनेगा एडियाबैटिक का भी। एडियाबैटिक का ग्राफ है ये, आइसोथर्मल का भी सिमिलर था, तो आप कहेंगे इनमें डिफरेंस कहाँ पे आया। देखिए अगर हम इसका स्लोप चेक करेंगे ना तो इनमें डिफरेंस आता है। यानी कि अगर मैंने ये थोड़ा सा अबव बनाया, ये मैंने आइसोथर्मल का ग्राफ बनाया है वही प्रेशर वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, लेकिन एडियाबैटिक के केस में बनाएंगे तो उसका स्लोप जो है वो ज़्यादा आएगा एडियाबैटिक के केस में। ठीक है जी, तो ये आप इक्वेशन डेल्टा क्यू जीरो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक ये ग्राफ एक एडिशनल चीज़ कहीं पूछ ली जाए तो, बट हाँ ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, कि अबव वाला ग्राफ जो है वो आइसोथर्मल का था, ये बिलो वाला मैंने एडियाबैटिक का बनाया। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमें मेन अपने टॉपिक में पढ़ना है बाद में, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है जी, तो अब अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक अपना सीक्वेंस में हमने क्या लिखा था, हीट। ठीक है जी, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे हीट। आपने सीखा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है,
अब हम सीखेंगे कि हीट क्या है। हीट हीट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है। क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, हीट को। देखिए हीट क्या है, अब देखो एक एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है हीट, समझिए कैसे। देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप जब चेक करेंगे तो एनर्जीज ट्रांसफर हो रही होंगी, ठीक है। उसे एनर्जीज को ट्रांसफर करने के दो तरीके आप थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे। या तो हीट को एक्सचेंज करके आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कोई वर्क करके भी आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। दो तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के, एक तो है हीट और दूसरा है वर्क। पहला हम पढ़ रहे हैं हीट, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वर्क, ठीक है। यानी कि आप बेसिकली हीट को एक्सचेंज करके, हीट को यूज करके, हीट को एक्सचेंज करके एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। दो तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एक हीट से और एक वर्क से। तो पहला तरीका आप क्या सीख रहे हैं, हीट। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, क्यू से, ठीक है जी। एक बार इतना नोट करिए आप। ठीक है जी, ये नोट किया आपने कि एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है क्या, एक हीट और दूसरा वर्क, ठीक है। हीट का सिंबल आपने लिखा है क्या, Q। अब देखिए किसी भी सिस्टम में हीट का ट्रांसफर कब किया जा सकता है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो तब भी हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वार्म एंड टू द कोल्ड एंड, ठीक है। उस हिसाब से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर। देखिए हीट की जो यूनिट है वो हम क्या लिखते हैं, यूजुअली हम इस चैप्टर में यूज करेंगे हीट की यूनिट। एक तो जूल आती है जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, एक तो जूल आपको यूनिट देखने को मिलेगी, एक दूसरी यूनिट और देखने को मिलती है इसकी कैलोरी में, ठीक है। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक रिलेशन याद कर सकते हैं, काम आता है काफ़ी, कि एक जूल के अंदर 4.182 के अप्रॉक्सीमेटली कैलोरीज होती हैं, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 4.182 कैलोरीज। एनी किसी भी न्यूमेरिकल के यूनिट कन्वर्जन में काम आए तो वहाँ पे आप जूल को कैलोरी में या कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद करनी होती है इसकी साइन कन्वेंशन, ठीक है। जब हम हीट पढ़ेंगे उसकी भी साइन कन्वेंशन याद करेंगे और वर्क की भी साइन कन्वेंशन हम याद करते हैं, ठीक है जी। तो एक तो इसके यूनिट का आपने ध्यान किया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, एक हम याद करते हैं इसका साइन कन्वेंशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि कब आपने हीट, देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मैथमेटिकल वैल्यू सेम आएगी, कभी वो पॉजिटिव दिखेगी आपको, कभी नेगेटिव दिखेगी, वो चीज़ समझनी है कि वो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, ठीक है। तो दो केसेस पॉसिबल होते हैं। फर्स्ट केस जो है वो अगर मैं लिखूं कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, ठीक है। दूसरा केस जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी कि एक केस में सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है बाहर सराउंडिंग को, एक में हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट गिवन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव आता है और हीट गिवन टू द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है जी। इतना ध्यान रखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है जी। हीट को पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो अब हमने हीट प्रोवाइड करी किसी सिस्टम को तो उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है, किसी सिस्टम को आपने हीट प्रोवाइड करी तो उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है, ठीक है जी। आपने हीट प्रोवाइड करी है किसी सिस्टम को, इसका टेम्परेचर रेज हो रहा है। अब हमें पढ़नी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। अब मान लो कि आपके पास जो यहाँ पे क्वांटिटी है, आप उसकी यूनिट जो है उसका मास फिक्स्ड मान लीजिए, कि जैसे कि 1 ग्राम आपने फिक्स कर लिया है कि 1 ग्राम चीज़ को कितनी हीट दें कि वो 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ जाए।
अल्टीमेटली हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर तो बढ़ना ही है ना। तो हमने पढ़ रहे हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि अमाउंट ऑफ हीट, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। किस लिए? टू रेज इट्स टेम्परेचर टू द सिस्टम में। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो मैं स्पेसिफिक 1 ग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू 1 ग्राम क्वांटिटी। सिस्टम के अंदर कितना क्वांटिटी आपने कंसिडर किया है? 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम क्वांटिटी को कितना हीट प्रोवाइड करें आप कि उसका टेम्परेचर रेज हो जाए, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है आपने 1 ग्राम चीज का टेम्परेचर, ठीक है ना। तो कितना हीट प्रोवाइड करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितनी हीट प्रोवाइड करी 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू Q, हीट प्रोवाइडेड to what? To 1 gram mass of a substance to raise its temperature by 1 degree Celsius। तो आप कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला बना, C is equal to Q by M delta T। समझ में आया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी टर्म्स जितनी भी हैं ये इस हमारे मेन टॉपिक को पढ़ने में हेल्प करेंगी बाद में, ये आपके काम आएंगी सभी न्यूमेरिकल्स में, सभी थ्योरी के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें पहले क्लियर होनी पड़ेंगी तभी टेक्स्ट पे आप जा पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे हम 2 टाइप के केसेस में स्टडी करते हैं। या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, या फिर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके केस में भी आप फॉर्मूला तो सेम ही रखेंगे इसका। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप Cp लिख लेंगे उसको Q बाय M डेल्टा T, ठीक है जी। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो Cv लिख लेंगे Q बाय M डेल्टा T, ठीक है जी। एक केस में प्रेशर कांस्टेंट, एक केस में वॉल्यूम कांस्टेंट, Cp और Cv, ठीक है। आप में से कईयों ने सुना होगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, है ना। अभी ये वो वाला Cp और वो वाला Cv नहीं है, अभी हम इसे 1 ग्राम के लिए पढ़ रहे हैं, मास के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम नेक्स्ट में अभी 1 मिनट बाद ही जब हम मोल्स के लिए पढ़ेंगे ना इसको, पर मोल के लिए, तब वो वाला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R वाला रिलेशन बनेगा। चीज़ें सभी सेम रहेंगी, थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें 1 ग्राम क्वांटिटी के लिए फिक्स्ड है, उसमें पर मोल के लिए आप स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो इससे पहले आप नोट करिए। नोट कर चुके हैं, ठीक है। देखिए अभी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए उसमें हीट के बारे में स्टडी करके देखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कि C का क्या वैल्यू आ सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में। देखिएगा दोनों प्रोसेसेस में अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं या फिर हम एडियाबैटिक प्रोसेस लेते हैं तो आपको याद होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 था और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q, हीट का एक्सचेंज 0 है, हीट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल के केस में अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो डेल्टा T 0 होने से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी इनफाइनाइट आती है, ठीक है। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में Q को 0 पुट करेंगे तो C की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक है जी। ये किसी थ्योरी के क्वेश्चन में कहीं MCQ में पहचानने के लिए आ जाता है तो आपको वहाँ पर भी इसे अप्लाई करना आना चाहिए।
ठीक है जी। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई है, अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। देखिए माइनर सा चेंज आएगा, ठीक है। देखिए अगला है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टॉपिक पे चलेंगे हम। जैसे कि आप नाम से समझ चुके होंगे कि अब टॉपिक तो सेम है, आपको हीट प्रोवाइड करनी है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए, किसका, पर मोल का। साथ में क्या अटैच किया, पर मोल, ठीक है ना। टू द पर मोल ऑफ सब्सटेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना जी। अब क्या है फॉर्मूला में, अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पे ये यहाँ m था मास, अब यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ n, यानी n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। कहीं न्यूमेरिकल में आपको इसे अप्लाई करना पड़े, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे एक न्यूमेरिकल का, वहाँ पे भी ये काम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपको मोलर मास के साथ रिलेट करना है तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है जी। इसे नोट कर लीजिए, आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन है, फॉर ऑक्सीजन गैस स्मॉल CV इज इक्वल टू x, देन फाइंड कैपिटल CV, ठीक है। अब स्मॉल CV और कैपिटल CV में डिफरेंस है ना। कैपिटल C कौन सा, Q बाय M डेल्टा T वाला, और स्मॉल c कौन सा, Q बाय M डेल्टा T वाला। एक बार ये क्वेश्चन आया था जेई के अंदर। तो अगर देखिए उन्होंने स्मॉल CV और कैपिटल CV अलग अलग दिया है तो इसका मतलब यही है कि एक हमें मास वाला कंसीडर करना था, एक हमें नंबर ऑफ मोल्स वाला, ठीक है। तो अब देखिए CV इज इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T, आप फॉर्मूला जानते ही हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स N क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर N की वैल्यू मैं गिवन मास बाय मोलर मास पुट करूँ तो यहाँ पे Q बाय M डेल्टा T आपको दिख रहा है ना कि वो स्मॉल CV ही तो है। स्मॉल CV आपका M वाला, कैपिटल C आपका N वाला, नंबर ऑफ मोल्स वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पे मोलर मास तो आप बता ही सकते हैं, O2 का, एक O का 16, 2 O का कितना हो जाएगा 32, और स्मॉल CV आपको गिवन है कितना x, तो आपके पास कैपिटल CV कितना आया 32x, दैट वाज द आंसर, ठीक है जी। नोट कर लीजिए इसको। एक कैपिटल CP और कैपिटल CV यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से जो आपने फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग 1 मोल के लिए CP माइनस CV होता है R, ठीक है। N मोल्स के लिए हम इसे लिखते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू NR, N इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब CV को कैलकुलेट करने का एक तरीका है क्या, F/2R। अब F क्या है यहाँ पर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। आपके पास किसी भी टाइप की गैस हो सकती है, 3 वेराइटीज हो सकती हैं, कोई मोनोएटॉमिक गैस हो सकती है, डायटॉमिक हो सकती है, या कोई पॉलीएटॉमिक भी हो सकती है। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास हीलियम है तो वो एक मोनोएटॉमिक गैस हो जाएगी, O2 है वो एक डायटॉमिक गैस हो जाएगी, O3 है एक ट्राइएटॉमिक पॉलीएटॉमिक यानी कि गैस हो जाएगी, ठीक है। इन सब के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिक्स्ड है। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम F लेते हैं 3, डाई के लिए 5, और ट्राई के लिए आप मतलब पॉली के लिए आप क्या यूज करते हैं 6, ठीक है। अगर मैं ये F की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ 3, 5 और 2, तो मोनो, डाई और ट्राई के लिए आपके पास F/2R की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपको कौन सी गैस गिवन थी, O2 गैस, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहा होगा 5। CV की वैल्यू क्या रही होगी 5/2R, दैट इज 2.5R, ठीक है। अब आप कहेंगे कि CP नहीं लिखा, CP लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ रहे हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R है। CV आप फाइंड करना सीख गए हैं, देखिए CP माइनस CV इज इक्वल टू R है। CV आपने कैलकुलेट कर लिया है R की फॉर्म में, तो CV को उधर प्लस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा आपका, ठीक है जी। एक हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एक वर्ड लिखा था गामा, ठीक है जी। गामा यही CP/CV का रेशो होता है,
गामा इज Cp बाय Cv। आप मोनो एटॉमिक के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मोनो एटॉमिक का Cp यहाँ पे F/2R Cv F/2R के हिसाब से लिख देंगे, और Cv को उधर ले जाके प्लस कर देंगे तो R प्लस Cv के हिसाब से आ जाएगा Cp। तो गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। आप मोनो एटॉमिक का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायटॉमिक का भी और पॉली एटॉमिक का भी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन गिवन। ठीक है जी, उसमें आपको डिटेक्ट करना है कि आपको किस टाइप की गैस गिवन है। आपको मोनो एटॉमिक दिखे तो आपको ये वाला डाटा यूज़ करना है, डायटॉमिक दिखे तो ये डाटा यूज़ करेंगे, पॉली एटॉमिक दिखे तो इस डाटा को आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला हमारा टॉपिक है वर्क। जैसे कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क। ठीक है जी, तो वर्क भी एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने का तरीका है। दो तरीके थे एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के, एक हीट और दूसरा वर्क। ठीक है, वर्क एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ये जस्ट एक मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो केसेस आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। जैसे हीट के केस में दो केसेस थे कि हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम, वैसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। अभी देखिए टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है सीधा कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये डिराइव वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही होता है, जैसे फिजिक्स में करते हैं हम, डिट्टो वैसा ही होता है। ठीक है, तो माइनस पी डेल्टा वी, एक ये फॉर्मूला लिखा हमने। ठीक है, अब दो केसेस मैंने आपको बताए, या तो हम सिस्टम पे काम कर रहे होंगे या सिस्टम खुद काम कर रहा होगा। ठीक है, अब समझो, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम है। मान लो कि मैंने पिस्टन को डाउनवर्ड पुश किया, वर्क डन किया सिस्टम के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। अब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो आप कैसे करेंगे, फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मान लो 10 वॉल्यूम था इनिशियल, बाद में रह गया 5, तो 5 माइनस 10, आंसर आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी आपका वॉल्यूम का चेंज माइनस में आया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि वर्क डन आपका किस में आएगा, ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव आएगा। लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम है जब, तो गैस एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पहले वॉल्यूम कम था फिर वॉल्यूम बढ़ गया, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे आप, तो 10 में से 5 माइनस कर रहे हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे ना, फाइनल वाला बड़ा है 10 माइनस 5, तो आंसर आपका वॉल्यूम का चेंज प्लस में आएगा। तो ओवरऑल वर्क किस में आ जाएगा, आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है जी, आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी। अगले टॉपिक पर जाने से पहले एक हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का एक कंपैरेटिव रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि आपने पढ़ा आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 था, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज 0 था। आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट था, एडियाबैटिक में पीवी गामा कांस्टेंट है। ठीक है, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल, देखिए आपने वर्क डन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन सीखा अभी, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में रहता है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है जिसकी कि अभी डेरिवेशन करने का हमारे पास टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली लिखा है कि रिवर्सिबल के केस में जो वर्क डन है वो माइनस 2.303 NRT log ऑफ V2 बाई V1 आ जाएगा, या फिर इसको आप P1 बाई P2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि P और V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और एडियाबैटिक के प्रोसेस में आपने पढ़ा Q0 की चेंज इन हीट 0 था, हीट एक्सचेंज 0, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें भी इरिवर्सिबल के केस में सेम एक्सप्रेशन रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और रिवर्सिबल के केस में NR बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1 सॉल्व करके आएगा। ठीक है, आप ये वर्क डन का एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम करते हैं इंटरनल एनर्जी, फिर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी टॉपिक है हमारा, इसके साथ हम सारे वो एक्सप्रेशंस पढ़ लेंगे जो भी आपने फर्स्ट लॉ में यूज किए हैं। ठीक है जी,
तो इंटरनल एनर्जी है। देखिए इंटरनल एनर्जी से भी पहले अगर मैं किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी बताऊं, नॉर्मल टोटल एनर्जी बताऊं, तो वो क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे आपके पास ये सिस्टम है, ठीक है, आप इसको मूव कर रहे हैं, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है, ये किसी हाइट पे है, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस इसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जीज हैं जो कि माइक्रो पार्टिकल्स की हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी एटम्स हैं उनके बॉन्ड्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, जो भी सारी इंटरनल एनर्जीज इंक्लूड होंगी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है इसकी, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जितने हम सिस्टम्स पढ़ते हैं ना, आप उन सिस्टम्स को रेस्ट पर पढ़ते हैं, उसके कारण से हम ओवरऑल सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब आपने एक बीकर ले रखा है, उसके अंदर लिक्विड है, पिस्टन है उसके ऊपर, आप उसे रेस्ट में कंसिडर कर रहे हैं ओवरऑल, तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं ओनली उसका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अब ये सिस्टम के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी के बारे में, मतलब सिस्टम के अंदर जितना भी सब्सटेंस फील्ड है उसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात है। इसका जो आउटर पूरे सिस्टम का ये बीकर मूव नहीं कर रहा है, इसे हम रेस्ट पे मान रहे हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनका तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब होगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी उसका है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी कोई गैस है उसमें कोई बॉन्ड्स बने हुए हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी, इस तरह से करके बहुत सारी टाइप्स की एनर्जीज हो सकती हैं इसमें। कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वाली एनर्जीज, इसमें बहुत सारी एनर्जीज इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को कभी भी मेजर ही नहीं कर सकते हो, इसको डिनोट किया जाता है यू से, कोई कोई बुक्स में ई से भी डिनोट किया जाता है, जैसा भी आप फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी की क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटेबल नहीं है, लेकिन डेल्टा यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम जितना भी स्टडी करते हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी करते हैं, ओनली इंटरनल एनर्जी के बारे में नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो ये अपने सारे टॉपिक्स हुए जो भी हमारे सीक्वेंस में थे। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है, बिल्कुल ही सिंपल लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही सारी टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ हमें यही सिखाता है कि एक आपने पहले भी सीखा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल लैंग्वेज में हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, छोटी क्लासेस में आप सीख कर आए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, that energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one form to another form, that is first law of thermodynamics, ठीक है। वही चीज है, यानी कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करूंगी, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is constant। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, और इसी का ही मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एनर्जी को चेंज करने के, ट्रांसफर करने के दो तरीके, एक हीट और दूसरा वर्क, ठीक है। उसको साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे न्यूमेरिकल्स के। ये एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, 0.5 मोल ऑफ O2 इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट क्या करना है, एक तो Q, एक डेल्टा U और एक W, यानी कि फर्स्ट लॉ में जो भी आपने तीन चीजें यूज करी वही सब, ठीक है। CP गिवन है क्वेश्चन में, 7 कैलोरीज आपको लेना है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, Q हीट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, NCP डेल्टा T,
ठीक है जी। Cp पढ़ा था ना, Q बाय एन डेल्टा टी, उसी से ही डिराइव हुआ Q इज इक्वल टू एन Cp डेल्टा टी। Cp क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर गिवन है इसलिए, ठीक है। n की वैल्यू गिवन है, Cp आपको क्वेश्चन में 7 गिवन है, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस 25 से 125 में हो गया है 100 डिग्री का, ठीक है। देखिए वैसे ही हम हमेशा न्यूमेरिकल केल्विन्स में सॉल्व करते हैं, बट यहाँ तो डेल्टा टी ही चाहिए था, तो चाहे आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे ना तो चेंज तो 100 का ही आएगा फिर भी, ठीक है। तो इंटू 100 करके ये 350 कैलोरीज आता है। उसके बाद पार्ट बी जब हम कर रहे हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। अब फिर से एन तो गिवन है 0.5, सी वी गिवन नहीं है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, सी पार्ट बी में हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला अप्लाई किया एन सी वी डेल्टा टी। अब देखिए सी वी गिवन नहीं है, सी पी गिवन है, लेकिन आप जानते हैं सी पी माइनस सी वी क्या होता है, आर होता है। तो सी वी की वैल्यू पुट करेंगे, सी वी को उधर ले जाएंगे, सॉरी इधर सी वी पुट करना है हमें, तो सी पी गिवन है ना, तो सी वी की जगह पुट करेंगे हम क्या, सी पी माइनस आर। सी पी की वैल्यू गिवन है 7, उसके अकॉर्डिंग पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 250 कैलोरीज। डेल्टा टी सेम 100, एन सेम 0.5, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट, अभी आपने फर्स्ट लॉ में देखा था मैथमेटिकल फॉर्म, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू आपने पुट करी 250, डेल्टा क्यू की पुट की 350, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना आया -100। अब आप बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है जी। यानी कि सिस्टम अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।